नाबालिग लड़की के यौन शोषण के केस में आसाराम के 11 दिन के झूठ का 36 घंटे की पुलिसिया पूछताछ में पर्दाफाश हो गया। कम से कम जोधपुर पुलिस का दावा तो यही है कि आसाराम ने अपने बचाव में सिर्फ झूठ का हवा महल बनाया, जो सबूतों के आगे टिक नहीं सका। इसीलिए पुलिस ने आसाराम को आगे की पूछताछ के लिए रिमांड पर भी नहीं लिया। हवालात जाकर अपवित्र होने से डरते रहे आसाराम अब न्यायिक हिरासत में जेल हैं, जहां उन्हें जमानत मिलने तक का वक्त मामूली विचाराधीन कैदी के तौर पर बिताना होगा। हो सकता है तब तक उनका सेवादार शिवा भी वहीं पहुंच जाए, जो यौन शोषण के केस में आसाराम का सहयोगी होने के आरोप में गिरफ्तार हो चुका है। अब सिर्फ एक सवाल ऐसा है जिसका जवाब मिलना बाकी है। सवाल ये कि क्या नाबालिग लड़की को आसाराम ने साजिश के तहत अपनी कुटिया में बुलवाया? इस सवाल का जवाब पाने के लिए जोधपुर पुलिस गुरुकुल की वार्डन शिल्पी को ढूंढ रही है। आसाराम के बारे में जोधपुर पुलिस के दावे पर अब बड़ी बहस छिड़ चुकी है कि अगर आसाराम वाकई सही थे तो वो झूठ पर झूठ क्यों बोलते रहे। आसाराम आखिरकार वहीं पहुंच गए जहां हर मुल्जिम और मुजरिम को आखिरी पनाह मिलती है। जोधपुर पुलिस ने नाबालिग से रेप के मामले में आसाराम से पूछताछ करने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया। लग्जरी गाड़ियों और प्राइवेट हेलीकॉप्टर से चलने वाले आसाराम सामान्य कैदियों की तरह सरकारी गाड़ी में आए और अब कोर्ट ने उन्हें 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जोधपुर जेल भेज दिया है। क्या शेड्यूल है बंदियों का? अगर आसाराम यहाँ पर आते हैं तो उन्हें क्या क्या एक्सेसरीज मुहैया कराई जाएंगी? जैसा मैंने बताया था, जो बंदी किट है जिसमें बर्तन है और उसके जो बेडिंग्स हैं, बेडिंग्स में दरी पट्टी है और कंबल है। जो बर्तन है उसमें एक कटोरी, थाली और मग्गा रहता है और यही सारी एक्सेसरीज हैं। जोधपुर पुलिस ने आसाराम बापू का रिमांड नहीं मांगा क्योंकि पुलिस उन्हें पहले ही मौकाए वारदात वाली उनकी कुटिया की सैर करा चुकी थी। नाबालिग लड़की और उसके घर वालों का बयान भी पहले ही दर्ज हो चुका था। आसाराम को सिर्फ अपनी सफाई पेश करनी थी और पुलिस की माने तो अपनी सफाई में बताने दिखाने के लिए आसाराम के पास कुछ था ही नहीं। We have gathered enough evidence. We have gathered sufficient evidence during the last 10 days. Whatever has been said by the victim, we have collected all those evidences which corroborate her statement. So we are making it a foolproof case. पुलिस सूत्रों के मुताबिक आसाराम ने गिरफ्तारी से बचने के लिए जितने हथकंडे आजमाए वही उनके खिलाफ सबूत बनते गए। नाबालिग से रेप का एफआईआर दर्ज होने के बाद से आसाराम ने सिर्फ झूठ बोला, जिसका पर्दाफाश करने का दावा जोधपुर पुलिस कर रही है। आसाराम ने पहला झूठ ये बोला कि वो 15 अगस्त को जोधपुर के मड़ाई वाली अपनी कुटिया में नहीं थे। पुलिस जांच में साबित हुआ कि आसाराम उस नाबालिग लड़की के साथ कुटिया में मौजूद थे। बापू आपके साथ वहाँ पर थे 15 तारीख को? हाँ जी, हाँ जी। वारदात हुई? कौन सी? इस आश्रम में जहाँ पर ये वारदात हुई है। आदत हुई, मगर मैं मेरे ऊपर भी ये इल्जाम लगाया, मगर मैं 15 आप वहाँ पर नहीं थे। आसाराम बापू ने क्या किया आपको नहीं पता? क्या ये आप कहना चाह रहे हैं? क्या मैं था ही ना? मैं आप आश्रम में नहीं थे? सत्संग चालू था बापू जी थे। आसाराम ने दूसरा झूठ अपनी बीमारी के बारे में बोला। इंदौर में वो बीमारी के नाम पर ही अंडरग्राउंड थे, लेकिन पुलिस ने जब डॉक्टरों के पैनल से जांच कराई तो पता चला कि आसाराम की सेहत दुरुस्त है। आसाराम ने तीसरा झूठ ये बोला कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है, जबकि पुलिस की जांच में ये साबित हो गया कि आसाराम के खिलाफ कोई साजिश नहीं हुई। साजिश तो आसाराम और उनके सहयोगियों ने रची, जिसकी शिकार हुई वो नाबालिग लड़की। एक क्रिमिनल केस है, एक क्रिमिनल एक्ट था, एक क्रिमिनल एक्ट हुआ और उसी का अनुसंधान हमने किया। किसी तरह की कोई साजिश नहीं है। आसाराम को बचाने के लिए एक बड़ा झूठ उनके बेटे नारायण साईं ने भी बोला। उन्होंने ये दलील दी थी कि आसाराम जिस्मानी तौर पर रेप करने के काबिल ही नहीं है। जोधपुर पुलिस ने शहर के तमाम विशेषज्ञ डॉक्टरों के पैनल से जांच कराई तो इस झूठ की भी धज्जियां उड़ गई।
पुलिस ने आसाराम के सेवादार शिवा को भी गिरफ्तार कर लिया है और अब आसाराम के छिंदवाड़ा गुरुकुल की वार्डन शिल्पी की तलाश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक शिवा और शिल्पी की मदद से ही आसाराम ने नाबालिग लड़की को अपनी कुटिया में बुलाया। पुलिस के दावे के बावजूद आसाराम के वकील का कहना है कि यौन शोषण का मुकदमा बेबुनियाद है। Basically, since we are innocent, that is why we are filing quashing, not the bail, because this is a case which has been fabricated. No prudent person after reading the FIR will say, because this has been filed after 5 days. हालांकि शाम होते होते जब आसाराम जेल पहुंचे तब उनकी जमानत के लिए जोर आजमाइश शुरू हुई। आसाराम की जमानत पर मंगलवार को सुनवाई होने की उम्मीद है। जाहिर है वो अदालत में भी यही दुहाई देंगे कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अगर आसाराम सही थे तो फिर पुलिस का सामना करने की बजाय झूठ पर झूठ क्यों बोलते रहे। मनोज वर्मा के साथ रवि शर्मा, जोधपुर, इंडिया न्यूज। भक्तों पर लाठी चला दी गई है और अब संत कहते हैं अपने आप को बापू कहलवाना पसंद करते हैं। कहते हैं करोड़ों लोगों को उन्होंने गुरु दक्षिणा दी। उन्होंने उनके गुरु हैं वो और उनके शिष्य हैं, उनके जितने भी लोग हैं, चेले चपाटी कह सकते हैं आप, उनके सेवादार कहा जाता है आश्रम की भाषा में। लेकिन ऐसे तमाम लोगों का एक कॉकस बना रखा है आसाराम ने और अब तक मनमानी कर रहे थे, लेकिन फिलहाल उनकी मनमानी पकड़ी गई है। तो अगर आसाराम सही थे तो झूठ पर झूठ क्यों बोलते रहे। संत कहलाते हैं अपने आप को। इसी पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ज्योतिर्मय जी हैं, आर के कपूर साहब जो कि सीनियर एडवोकेट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहीं बीजेपी से आरती मेहरा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं। और अखिलेश तिवारी जो कि आसाराम बापू के सपोर्टर हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए। तिवारी जी, क्या हो गया? तो बापू जेल पहुंच गए। आवाज ही नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही तिवारी जी, अब बोलती बंद हो गई। बापू तो जेल चले गए अब। हाँ, नहीं, अभी आवाज आई है। अभी आई? अच्छा ठीक है। नहीं, देखिए, हमने शुरुआत में ही कहा था कि भारत में कानून है, कानून अपना काम कानून है, इसीलिए तो जेल चले गए वो। और उसके तहत जेल चले गए, ठीक है। लेकिन अभी जो अधिवक्ता महोदय का, आपने बापूजी के अधिवक्ता महोदय की आपने बात सुनी, उन्होंने डायरेक्ट कहा है केस बनता ही नहीं है। अभी ये न्यायालय में है, न्यायालय में बहस होगा, निर्णय देना न्यायाधीश का काम है। न्यायाधीश ने तो उनको जेल में भेजा है 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। मैंने और आपने तो भेजा नहीं है। नहीं, बात बरोबर है, लेकिन वहां पर डिफेंस होगा ना सर जी। जब भी आरोप लगा है, पुलिस ने अपना आरोप पत्र दाखिल किया है। अभी यहां से भी जो अपना सबूत पेश करेंगे, निश्चित तौर से कल जमानत होगी और वो तो जज का काम है। हम यहां से फैसला नहीं दे सकते, हम कोई न्यायाधीश नहीं है। लेकिन हम लोगों ने कहा था कि जिस प्रकार से भारत के हिंदुत्व पर हमला हो रहा है, भारत के धर्म पर हमला हो रहा है, दुनिया में बहुत सारी केस है, ढेर सारे धर्म गुरुओं ने के ऊपर आरोप लगा, लेकिन जिस प्रकार से ऐसा घिनौना आरोप तो किसी का नहीं लगा है। जिस अपनी शिष्या के यौन शोषण का आरोप लगा है बापू पर, आपके बापू पर। बात बोलिए, बात बरोबर है। आरोप लगा है, आरोप लगाना यह लोकतंत्र का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति आरोप लगा देवे और उसकी प्राथमिकता अगर पुलिस दर्ज की है, न्यायालय में उसका निर्णय होगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अखिलेश प्रताप सिंह, लोग आपके कांग्रेस पार्टी की सरकार के बारे में भी कह रहे हैं, राजस्थान सरकार में, कि बहुत देर कर दी मेहर आते आते। नहीं, अब कहने को आरोप लगाने का कांग्रेस पार्टी का क्या कहा जाए, लेकिन किन लोगों ने खुल के उनका पक्ष लिया, क्या क्या बातें कही, और देखिए किस सलीके से वहां की पुलिस ने इसको हैंडल किया।
क्योंकि उनके भी अनुयायी हैं, उनकी भी चीजों को देखना पड़ता है कि ठीक है वो कानून तो अपना काम करेगा, कानून से बच नहीं पाएंगे, और जो कुछ भी है अदालत तय करेगी क्या सही है क्या गलत है। तो अब कोई ये कहे कि वहां की मिली भगत है, मिली भगत किसकी है वो तो दिखी सबको। बड़े बड़े नेता पक्ष में आके बोलने लगे, दबाव बनाने लगे, कहने लगे अरे भाई कानून है, दो स्टैंडर्ड दिखा बीजेपी का। अभी पूरे कई घटनाएं हुई, उसमें बीजेपी का क्या रूप था, क्या असर था, क्या बातें करते थे, और इस पे किस तरह से वो पलटी मार बातें करते थे। तो ये जनता का जब रिएक्शन आना शुरू हुआ, जनता के प्रति बीजेपी में दुर्भावना पैदा होने लगी कि इस तरह के वक्तव्यों से, तब बीजेपी ने अपने आप को रोका। तो ये तो कहने की बात है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि एक बार फिर ये कहा जा सकता है, ये तय है कि कानून का अल्टीमेट राज है। कानून के आगे कोई कितना हो, बड़ा हो, कोई भी हो, सब बराबर हैं। फैसला अदालत करेगी क्या सही है क्या गलत है। चलिए, फैसला अदालत करेगी, लेकिन आरती मेहरा जी एक तीर से कई निशाने साध गए, बीजेपी को कॉर्नर कर दिया आरती मेहरा जी। देखिए, अपनी मूल बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इनकी थी उसमें ये 11 दिन तक घुमाते रहे, 72 घंटे तक इनके जो सरकार है, चाहे वो राजस्थान सरकार हो चाहे दिल्ली सरकार, वहां पे थे आसाराम, और आसाराम को ये पकड़ नहीं पाए। ये दूसरों पे कर रहे हैं, इनकी जिम्मेदारी पूरी तरह से, अशोक गहलोत जी पूरी तरह से चुप रहे, और आसाराम जी अशोक गहलोत का नाम लेते रहे कि जी वो मेरे पास आते हैं, उनका मेरे से बड़ा स्नेह है, मेरे से बड़ा प्यार है, और ये चुपचाप बैठे रहे। ये पुलिस के कमिश्नर और डीसीपी अपनी मनमानी से नहीं कर रहे थे, ये इनके पीछे सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं उनके निर्देशों पे हो रहा था। जब दिल्ली में पहुंचे तो दिल्ली में शीला दीक्षित बैठी थी और केंद्र शासित सरकार यहां की पुलिस चलाती है, तो ऐसा नहीं है। ये अपना जो जवाबदेही है, अपनी जिम्मेदारी को हम पे डालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा मोदी जी ने बिल्कुल क्लियर बयान दे दिया था कि ऐसे व्यक्ति की संज्ञा उन्होंने राक्षस से की थी। और दीपक जी, मैं निरंतर आपके चैनल पे पिछले 5-6 दिन से इस विषय पे आ रही हूं, क्योंकि मैं अपनी जिम्मेदारी समझती हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने इतना बड़ा प्रचंड रचा रखा है, देखिए कुछ तो सच में साधु है इस देश में, ऐसे भी सच्चे संत, परम संत भी हुए हैं और आज भी है, लेकिन ऐसे लोग जो धर्म की आड़ में इस तरह के कुकृत्य करते हैं, घिनौने कार्य करते हैं, उनका पर्दाफाश भी होना चाहिए और न्याय को पूरी तरह ठोस तरीके से उनको दंडित भी करना चाहिए। तो आज एक चेहरा, लेकिन मुझे अभी भी बहुत मन में दुख है कि वो हजारों लाखों जो भोले भाले कार्यकर्ता है, जो सरल हृदय है, जो इनकी भक्ति में वो चाहते हैं अपने आप को गुरु को भगवान मानते हैं, क्योंकि गुरु ही भगवान से मिलवाता है, उसके दर्जे को इतना ऊपर रखते हैं, ऐसे लोगों के साथ जो विश्वासघात हुआ है। तो दीपक जी, मुझे अभी क्या है कि ये एक अपने आप में बड़े अच्छे इंस्टीट्यूशंस है, लेकिन अगर ये इंस्टीट्यूशन, ये जो आस्था के टेम्पल जो है, आस्था की संस्थाएं अगर टूटेंगी, इस तरह से विखंडित होंगी, तो ये बहुत बड़ा समाज का, हमारे देश का नुकसान होगा। चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे कोई भी धर्म हो, धर्म आस्था का विषय होता है और आस्थाएं बनी रहनी चाहिए। बापू आसाराम जो है, उन्होंने जिस प्रकार से ये कुकृत्य, क्योंकि इतने सब 14 दिन का उनको जुडिशरी रिमांड के लिए भेजा गया, और उस लड़की का आरोप है 16 साल की लड़की का, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं पे बहुत ज्यादा मेरे मन को तो इसका बहुत दुख है और मेरी पार्टी को भी इसका बहुत दुख है। तभी आपने निरंतर देखा कि हमारा एक ही स्टैंड है कि हम बिल्कुल जो कानून है वो अपनी सख्त से सख्त कार्रवाई करें, कानून सख्त से सख्त कार्रवाई करें। प्रमोद कृष्ण जी, आप पहले दिन से इस पूरे मसले के ऊपर आवाज उठा रहे हैं, अब आसाराम जिस तरह से एक्सपोज हुए हैं, उसके बाद आप उनके शिष्यों को क्या कहना चाहेंगे जो इस वक्त धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए दीपक जी, पहली बात तो शिष्य जो होता है
भक्त जो होता है उसका दोष कम होता है, क्योंकि वो अपनी भावनाओं से बंधा होता है, अपनी उसकी एक अलग सोच होती है। लेकिन हालात ये हो गए हैं, जो आज का सिनेरियो है, कि मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक फिल्म आई थी साधु और शैतान, अब ऐसे हालात हो गए हैं कि फिल्म बनेंगी साधु ही शैतान, जो बेहद अफसोसजनक है। लेकिन एक और शैतान, अब ऐसे हालात हो गए हैं कि फिल्म बनेंगी साधु ही शैतान, जो बेहद अफसोसजनक है। लेकिन एक बात साफ तौर से मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति अपराध करता है, संस्था और संगठन अपराध नहीं करते। समाज में अपराधी रहते हैं, लेकिन समाज अपराधी नहीं हो जाता। अगर कोई डॉक्टर अपराध करता है तो सारे डॉक्टर गलत नहीं हो जाते। संसद के अंदर कुछ बलात्कारी लोग पहुंच सकते हैं संसद में, लेकिन पूरी संसद बलात्कारी नहीं हो जाती। ऐसे ही मीडिया के अंदर भी कुछ लोगों के ऊपर चार्जेज लगे तो सारे मीडिया पर्सन गलत नहीं हो जाते, सारे नेता भी गलत नहीं है, सारे संत भी गलत नहीं है। तो आज जो परसेप्शन है, एक प्रश्न है कानून का, एक प्रश्न है कानून का, एक प्रश्न है परसेप्शन का। तो आज कानून के हवाले आशाराम जी जेल गए हैं, कानून की वजह से जेल गए हैं, और उनके साथ क्या फैसला होगा ये कोर्ट विल डिसाइड। बट आज देश का जो बहुत बड़ा तबका है वो बहुत दुखी है कि जिस पर विश्वास किया गया वो खंडित हुआ है। ये बहुत बड़ा एक सवाल है। तो इस सवाल का इसका जवाब कैसे मिलेगा ये हमें सोचना है। ज्योतिर्मय जी, क्या मैसेज आएगा इसका समाज में? क्योंकि जिस तरह से संत होने के बाद एक झूठ बोलते रहे, पहले बोलते रहे मेरे खिलाफ साजिश हुई है, डीसीपी साहब खुद कह रहे हैं कि कोई साजिश है ही नहीं इसके अंदर, कहते रहे मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द होता है, उनको कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं निकली। नारायण साईं ने कहा है बापू तो ऐसा कुछ कर नहीं सकते, उनको कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं निकली। एक संत के द्वारा इस तरह से झूठ बोला जाना क्या इंगित करता है? दीपक जी, मेरी निगाह में आसाराम बापू को किसी ने संत माना ही नहीं है। उनके प्रति जो श्रद्धा या भक्ति रखते हैं उन लोगों को छोड़कर आम जनता में उनके प्रति कोई धारणा ऐसी नहीं कि वो संत महात्मा है। यहाँ तक कि धर्म क्षेत्र में जितने भी साधु महात्मा है, किसी ने उनको अपने मंच पर शेयर नहीं किया, किसी ने उनको आने नहीं दिया। शुरू से ही उनके प्रति ये तिरस्कार की भावना रही है। इसकी वजह मैं उनको कम से कम 89 से कवर करता रहा हूँ। और 89 से जो देखता हूँ उसमें ये देखा कि इन्होंने सब साधु संतों के प्रति और धर्म क्षेत्र से जुड़े लोगों के प्रति जो तिरस्कार का भाव रखा, जो शिव राम कृष्ण और सब चीजों की नकल की, उसका अभिनय किया, वो उसका कोई जनता में बहुत अच्छा मैसेज नहीं गया। और जो लोग इनके श्रद्धा भाव से जुड़े हैं उनके प्रति मैं क्षमा भावना प्रार्थना से ये कहना चाहूंगा कि आसाराम जी के संबंध में एक रामचरितमानस का एक दृष्टांत में लेना चाहूंगा कि रामचरितमानस के लंका कांड में एक कपट मुनि का उल्लेख आता है, जो रावण का भेजा हुआ एक सन्यासी या राक्षस वहां जब हनुमान जी जब ये संजीवनी बूटी लेने जाते हैं तो सीता की खबर लेने जाते हैं तो वहां एक राक्षस जो कपट मुनि के वेश में बैठा हुआ है, वो भरमाने की कोशिश करता है। बहुत से लोगों का मानना है कि हम लोग आज के युग में इस समय बहुत से ऐसे समाज में कपट मुनि है जो है तो साधु के वेश में, लेकिन उनके भीतर एक शैतान, एक दुष्ट आत्मा, एक चीजें हमेशा जागृत रहती है। मुझे नहीं पता कि आसाराम जी के संबंध में ये संगति ठीक बैठती है या नहीं बैठती है, लेकिन लोग अगर सोचते हैं कि आसाराम जी जो कहते हैं, जो करते हैं, वो धर्म संबद्ध कतई नहीं है। संत का वेश मान ले हम कि संत के वेश में है, लेकिन कितने लोग उनके प्रति संत की भावना रखते हैं। अभी आज ही मेरी कई धर्माचार्यों से बात हुई हरिद्वार में, ऋषिकेश में और यहाँ तक कि दक्षिण भारत में भी। किसी ने यह नहीं कहा कि इस मामले से उनका कोई सरोकार या कहीं भी सहानुभूति है या आसाराम के प्रति उनके मन में कोई अच्छी भावना है। क्यों कि 2008 से, उससे भी पहले 1998 से आसाराम जी ने अपने आप को प्रोजेक्ट करने के साथ साथ दूसरे लोगों की अवहेलना की, वो अवहेलना ज्यादा काउंट करती है। कपूर साहब, उनके वकील कह रहे हैं कि ये तो क्वैशिंग ऑफ एफआईआर का केस बनता है, क्योंकि 5 दिन बाद ही उस नाबालिग बच्ची ने अपनी एफआईआर दिल्ली में दर्ज कराई है। तो क्या ऐसा कानूनी तौर पर केस बनता है? देखिए, सबसे पहले तो जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है वो जो कंप्लेनेंट ने फाइल किया है उसको एज इट इज तो सत्य माना जाता है। उसके बाद उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो पुलिस है अपनी चार्जशीट फाइल करती है। फिलहाल जो स्टेज है जुडिशियल रिमांड जो 14 दिन का मिला है, इसका मतलब ये हुआ कि जब एफआईआर के कंटेंट्स कोर्ट के आगे पेश किए गए तो कोर्ट को ऐसा लगा कि ऐसा जो अपराध हुआ है, प्राइमा फेशी ऐसा केस बना है जिसके लिए उन्होंने जुडिशियल रिमांड दिया है। अब देखिए, 2 बातें जो जहन में रखने वाली हैं। एक जो पर्सन है
कानून के आगे वो संत है या नहीं है, कोर्ट को इससे या कानून को इससे कोई रेलेवेंसी नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो अपराध करता है, चाहे वो किसी संस्था से जुड़ा हो, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हो या किसी से भी जुड़ा हो, हमें इस बात के लिए गर्व है कि हमारे भारतवर्ष में डेमोक्रेसी और जो पुलिस का कार्य है वो इतना देखो ऊपर अबव बोर्ड माना जाएगा कि वो इसकी परवाह ना करते हुए कि उसके कितने फॉलोअर्स हैं या कितने उसके लोग पीछा करते हैं या किसने उसको मान्यता देते हैं, इसके बावजूद भी रूल ऑफ लॉ ने अपना काम किया है। पुलिस ने अरेस्ट किया है और एफआईआर रजिस्टर होने के बाद देखिए जो ऑफेंसेस बुक हुए हैं वो काफी सीरियस ऑफेंसेस हैं। कल को वो प्रूफ हो पाते हैं नहीं हो पाते वो तो बात की बात है, लेकिन एफआईआर के कंटेंट्स के हिसाब से अब 376 का अपराध बना, 506 का बना, 509 का बना, ये ऑफेंसेस हैं जिनके कारण उनको बुक किया गया है। अब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में भी बुक किया गया है, प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन के अंडर भी बुक किया गया है, अब 3 डिफरेंट इंडियन पिनल कोड में बुक किया गया है। अब इनमें से सबसे जो सीरियस ऑफेंस है वो 376 का ऑफेंस है। अब 376 का ऑफेंस इसलिए सबसे सीरियस है, देखिए उसमें 376 के 2 में उसके जो सबसेक्शन के और एफ हैं उसमें क्लियर लिखा गया है कि अगर आप ऐसा अपराध उसके साथ करते हो जो आपकी ट्रस्ट में आपके पास आया है या जो आपकी कस्टडी में आप डोमिनेटिंग पोजीशन में उसके साथ आपने किया है, और अगर ऐसा अपराध प्रूफ हो जाता है तो उसकी ऑफेंस बहुत सीरियस है, कम से कम 10 साल की सजा है, और यही नहीं 10 साल की सजा है और वो सजा लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी फुल रिमाइंडर ऑफ द लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो कॉमन पार्लेंस में वो नहीं है। जैसे 376 में ऑर्डिनरी जो ऑफेंस है उसमें 7 साल की सजा और लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, लेकिन जो ऐसा घिनौना अपराध है जिसको के और एफ में कवर किया गया है उसमें जो ऑफेंस है वो 10 साल की सजा और रिमाइंडर ऑफ द लाइफ के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। ये नहीं कि आप 10 साल या 14 साल के बाद उसको रिहा कर सकते हो, जो नेचुरल लाइफ है उस तक की सजा है। इसका मायना है कि इस समय की जो एलिगेशंस हैं बहुत सीरियस मानी जा रही हैं। अब कल को वो प्रूफ हो पाती हैं नहीं हो पाती वो तो अलग बात है, लेकिन आज का जो बयान लड़की के हिसाब से जो एफआईआर में दर्ज किया गया है उसके बेसिस पे ये ऑफेंसेस हैं बहुत सीरियस हैं। और ये बात अलग है कि उसको अगर हम आध्यात्मिकवाद पे देखें या पॉलिटिक्स के जरिए पे देखें, उनको हमें इस अंदाज से नहीं देखना है, क्योंकि कानून तो अपनी देखो कानूनी कार्रवाई करेगा। अब इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद चार्जशीट फाइल होगी, वो डिपेंड करता है। अगर इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं मिलता तो पुलिस क्लोजर रिपोर्ट भी फाइल कर सकती है, लेकिन मिलता है तो पुलिस चार्जशीट फाइल कर पाएगी। अब इस स्टेज पे ये कहना कि क्वेश्चनिंग बनती है ऑफेंस नहीं बनता है, वो अल्टीमेटली कोर्ट इसमें जाएगा कि क्या जो कंटेंट्स हैं एफआईआर के, प्रीमा फेसी जो एफआईआर के कंटेंट्स हैं वो क्वेश्चनिंग मेरे हिसाब से तो स्टेज पे नहीं बनती है। फिर भी कोर्ट के लिए ये ओपन मामला है, कोर्ट इस बात में जा सकता है, लेकिन क्योंकि जुडिशियल रिमांड अब 14 दिन का मिला है, इसका मतलब इस समय अभी बेल नहीं मिली है, तो कोर्ट उसके बाद देखेगा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसके बाद अपनी चार्जशीट फाइल कर सकती है या क्लियर रिपोर्ट फाइल कर सकती है। यह इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे ही डिसाइड होगा। तिवारी जी, आसाराम को तो देखने के बाद बाबा रे बाबा याद आता है लोगों को। आप कैसे भक्त, कैसे समर्थक हैं उनके? मैं ये बोलना चाहता हूं दीपक जी, मैंने पहले ही कहा कि न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन जो अभी अखिलेश प्रताप सिंह जो बोल रहे थे रामचरितमानस का इनको ज्ञान है, तो इनको मैं बताना चाहता हूं कि आपको रामचरितमानस का ज्ञान नहीं है। जिस कपट मुनि का व्याख्यान आप कर रहे हैं ये आरोप आपका निराधार होगा। मैं आपसे आगे पूछना चाहता हूं, कल अगर न्यायालय ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया और ये आरोप तथ्यहीन हुआ तो आप क्या करेंगे? जो आप संपूर्ण हिंदू आस्था पर आक्रमण कर रहे हैं, चैनल पे बैठ के एक संत को अपमानित करने का जो आप पाप कर रहे हैं, आज आप लोग बोलने वाले हो गए। अरे भोजपुरी में आपके गांव की कहावत है कि सुपवा बोले तो बोले चलनिया का बोले जेकरे सौ छेद बा। आप रामचरितमानस की व्याख्यान कर रहे हैं, मैं आपको चौपाई सुना दूं कि साधु नहीं यह निश्चर घोरा, सत्य वचन मानव कपि मोरा। ये लंका, ये आपके लंका कांड में है।
और रावण का एक दूत भेजा था, उसका नाम था कालनेमी, रामचरितमानस का ये चौपाई। अल्प ज्ञान का आपको रामचरितमानस का व्याख्यान नहीं तो संतों पर आपने टिप्पणी करना शुरू कर दिया कि वो संत नहीं। अब कांग्रेस वाले संतों को सर्टिफिकेट देंगे तो ये कितना बड़ा आघात आप लोग कर रहे हो कि न्यायालय में जब ये विचाराधीन मामला है, कल ही हो सकता है जमानत हो जाए। आप बापूजी के वकील का बयान अभी सब लोगों ने देखा है कि आरोप तथ्यविहीन है, लेकिन कुछ तो इस देश के बारे में सोचो, इस मिट्टी के बारे में सोचो। कुछ भी बयान कर दो, मत के लाचारी में कुछ भी व्याख्यान कर दो, ये सरासर गलत है। अच्छा, आसाराम को नहीं सोचना चाहिए था? ये अपमान के तौर पे देख रही है लगातार। तिवारी जी, आसाराम जी को सोचना चाहिए था कि नहीं सोचना चाहिए था उस बच्ची को कुटिया में बुलाने से पहले? दीपक जी, जिसके पास में 4 करोड़ से ज्यादा शिष्य हैं और शिष्य वहां पर जाते हैं, क्या घटना घटी है? कोई भी व्यक्ति इस कानून के बारे में टिप्पणी नहीं कर रहा। जो नेता खुद ही भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, देश बर्बाद करने का पाप लगा है। अरे उनपे तो भ्रष्टाचार का लगा है, बापू पे तो उससे घटिया आरोप लगा है। तिवारी जी, हो प्रिय प्रजा दुखारी, इन पे तो नहीं बिलोकत पातक भारी, जो स्वयं पापाचारी हो वो संतों पर अगर टिप्पणी करे तो उनके मुंह से शोभा नहीं देता। तिवारी जी, मैंने ये कहा है, वो आखिर बता दीजिए जो मैंने ये कहा है आपसे या सभी से कि मैं कानून की बात नहीं कर रहा। दीपक जी, एक मिनट, दीपक जी, अखिलेश जी, दीपक जी, एक बात सुनिए। मैंने कानून के बारे में कुछ नहीं कहा। मैंने कहा कि लोग एक मिनट इनको चुप कराइए, इनको चुप कराइए पहले। दीपक जी नहीं आ रही। अच्छा बोलिए, एक मिनट चुप रहिए, बोलिए अखिलेश जी, बोलिए। दीपक जी, आप भी मजा ले रहे थे जब वो मेरा नाम लेके बता रहे हैं। मैंने तो उदाहरण दिया नहीं। ये इतने बड़े ज्ञानी हैं, इनको बताइए कि इन्होंने गलत पे आरोप लगाया, पश्चाताप करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। जो जिस प्रसंग का उदाहरण दे रहे हैं वो जो जर्नलिस्ट बैठे हैं उन्होंने कहा, और वो मेरे ऊपर दोषारोपण किए, तो गलत दोषारोपण करने के लिए मुझसे क्षमा मांग रहे नहीं मांग रहे, पर इनसे पूछिए। तिवारी जी, और आपने भी उनको नहीं बताया कि ये जिक्र मैंने नहीं किया है। तिवारी जी, क्षमा मैंने नहीं कहा था, दूसरे ने कहा था, तो मुझसे तो कम से कम क्षमा मांग ले। मांग लीजिए तिवारी जी क्षमा। तिवारी जी से संपर्क नहीं हो रहा, उनके पास लौटेंगे, लेकिन प्रमोद कृष्णन जी क्या? नहीं, आ गया फोन, आ गया। नहीं, उनसे क्षमा, पहले वो क्षमा मांगे, फिर आगे मैं बात करूं। फिर वो जो बता रहे हैं कि सनातन धर्म, हिंदू संस्कृति, संतों पे आक्रमण है, किसने कहा? ये हमारे प्रतिनिधि हैं। हमारे प्रतिनिधि तो व्यक्तिगत रूप से नहीं है। कैसे ये सबके ठेकेदार बने घूम रहे हैं भैया? आप पे अगर व्यक्तिगत आपने किया है, आपने धर्म के आधार पर नहीं किया है, धर्म के प्रतिनिधि के रूप में। ये मैंने आपसे ये कहा है कि जितना आरोप, मैं अखिलेश प्रताप सिंह बोल रहा हूं, जितना आरोप आपने मेरे ऊपर लगाया, वो उदाहरण मैंने नहीं, आपके स्टूडियो में बैठे एक जर्नलिस्ट ने लगाया था। इसके लिए आप मुझसे क्षमा मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे हैं? क्योंकि मैंने नहीं बताया था वो बातें। मैं क्यों क्षमा मांगू आपसे? बिल्कुल क्षमा नहीं, आप क्षमा मांगिए इस देश से। मेरे ऊपर मैं क्यों मांगू क्षमा? अरे यार चुप रहो। मेरे ऊपर नहीं, जो आप बताइए, वो उदाहरण मैंने नहीं दिया था। आप संतों को सर्टिफिकेट देने का अधिकार किसने दिया आपको? क्या जानते हैं? तो आप कैसे कह रहे हैं? आप कैसे कर सकते हैं कि संत आसाराम संत नहीं है? ये आसाराम जी के समर्थक है, डाई हार्ड समर्थक। अखिलेश जी, इतने नेताओं पर केस चल रहा है, उनको नेता कैसे नहीं मानेंगे आप? तो संत पे केस चलेगा तो भी उसको संत मानेंगे। तिवारी जी सुनिए, जेल गए रेप के इल्जाम में आसाराम, मेरी बात भूलिए मत आप मेरी बात एक याद दिला दो तिवारी जी को। अखिलेश जी, इनके तो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, आपके बाबा तो जेल गए हैं। बाबा रे बाबा। अरे रुकिए, अरे आप भी दीपक जी, आप भी मजा ले रहे हैं। माननीय तिवारी जी, वो क्षमा नहीं मांगेंगे। मैं अखिलेश प्रताप बापू ने क्षमा मांगने की बात नहीं बताई है। आप सुनिए, अखिलेश प्रताप जी, मैं आचार्य प्रमोद कृष्णन बोल रहा हूँ। मैं फिर अखिलेश जी, मैं आचार्य समझ रहा हूँ, आपकी आवाज पहचान गया।
नहीं पहचान गया। अच्छा मैं पहचान गया, आपकी आवाज पहचान गया। अखिलेश जी अपनी बात मैं इनसे कह दूं। अखिलेश जी, तिवारी जी क्षमा नहीं मांगेंगे क्योंकि उनके जो बापू गुरु हैं क्षमा उन्होंने भी नहीं मांगी थी। लिखा था क्षमा बड़न को चाहिए, क्षमा नहीं मांगेंगे। उन्हें क्षमा की शिक्षा नहीं दी है बापू ने। आप गलत आदमी से टकरा गए आज, और वो भी पूर्वांचल के तिवारी हैं। इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया। आपने कुछ कहा ही नहीं, आरोप आप लगा दिया। और में था तो इसीलिए अज्ञानी नहीं अज्ञानी इसी को बोलते हैं ना। अज्ञानी किसे बोलते हैं? इसी को बोलते हैं। नहीं आ रही है, समझा बोलने लगे। कहना चाहता हूँ चैनल में बैठ का धर्म का प्रतिनिधि हो सकते हैं, धर्म का सर्टिफिकेट। मैं उससे पहले जाऊं, उससे पहले के मनन साहब के पास चलता हूं। के मनन साहब अब आसाराम के वकील हो गए हैं। मनन साहब लगातार हमारे साथ इस शो में कई बार जुड़े हैं और बड़े स्ट्रांग व्यूज थे इस केस के बारे में। उन्होंने, मनन साहब पाला बदल लिया आपने तो, आसाराम जी बापू की तरफ चले गए आप। अरे भाई, आप दीपक जी कटाक्ष जब करते हो ना, बिल्कुल दिल को ऐसे चुभाते हो। मैं आपसे इस समय वहाँ पूरा कुश्ती चल रही है, तो थोड़ा लाइटर भी में ले लो, थोड़ा लाइटर में ले लो। जो कि आप रेप दुनिया भर की आप FIR पढ़िए दीपक जी, आप खुद कहेंगे मैं भी वकील हो जाता हूँ आसाराम जी का। मैंने जो चीजें देखी हैं, अब जब डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, सर्कमस्टांसेस देखे हैं, अब जब केस खुल के बाहर अच्छी तरह आएगा, अरेस्ट तक बातें जब जो भी थी आपकी बातें मैंने मानते रहा मैं। और मेरे पास परसों से जिस समय आपके लोग आए थे, तभी मैंने उनको बता दिया था कि जो स्टोरी अब न्यूज में दी जा रही है, दीपक को भी बताओ, बाकी चैनल्स को भी मैंने बताई थी, शायद उसमें उतने तथ्य और सत्य नहीं है। इसलिए मैंने अब केस लिया है, और केस तो किसी न किसी वकील ने करना ही है था, और मैं पहले से भी कहता हुआ हूं, और मैं एक प्रोफेशनल हूं। तो मनन साहब, मतलब आसाराम बापू अब बच जाएंगे? यार कोई बात कर रहे हो आप, बच जाएंगे नहीं बच जाएंगे? मैं कोई जज हूं? नहीं, आप जैसा काबिल वकील मिला है उनको। बहस करनी है कानून के मुताबिक, कानून में क्या लिखा है, कानून में और केस में प्रोसिक्यूशन क्या तथ्य लेके आता है, क्या एविडेंस लेके आता है, क्या वो एविडेंस है, या तोड़ सकते हैं नहीं तोड़ सकते हैं, ये आपको समय बताएगा, आने वाला समय बताएगा। और अब इसी समय आप सारा ही फैसला न कर दो, जितने आप भी ज्ञानी हो। मैं तो आपको पिछले कई सालों से देख रहा हूँ, कोट कर रहे हो आप। जी बिल्कुल, मैं तो अपने आप को अज्ञानी मानता हूँ, कम से कम आसाराम बापू से तो कम ज्ञान है। लेकिन मनन साहब, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि आपको ऐसी बातें मत किया करो, ऐसी बातें मत किया करो। आप ये नूरा कुश्ती इधर उधर कराओ, मेरे साथ लाइटर बीन में रहो, मेरे साथ आपका दोस्ती का रिश्ता जिस तरह का है, और एज कॉरेस्पॉन्डेंट, एज एंकर, आप जो मर्जी में से सवाल कानून में पूछो, मैं जवाब दे। अच्छा, ये बताइए कि क्या क्या मजबूत पहलू हैं जिससे आसाराम छूट जाएंगे? आप मुझे ये बताइए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आपसे पूछ नहीं रहा हूँ। एक बच्ची एक कॉलेज में, स्कूल में पढ़ रही है, छिंदवाड़ा। वो पहले बताया गया, उसका ये स्टोरी जो मैं आप बता रहा हूँ, खोल रहा हूँ तो उस बात को, वो घर चली जाती है शाहजहांपुर, फिर दिल्ली आती है। दिल्ली किस बात के लिए आती है? फिर दिल्ली से जोधपुर आती है। मदर उसकी उस कमरे के बाहर बैठी है, बच्ची FIR में कहती है मैं चिल्ला रही थी 1.5 घंटा तक, चीख रही थी, चिल्ला रही है, और दरवाजे के बाहर माँ बैठी हुई है, बाप बैठे हुए हैं। अब मुझे ये बताइए, एक बार तो पूछेंगे या कुंडी खड़काएंगे, दरवाजा खटखटाएंगे माँ बाप के अंदर, और अंधेरा है, लाइट बंद कर दी गई है, और बहुत सी चीजें हैं। वो कल आपके कॉरेस्पॉन्डेंट वहां होगा, आप सुन लेना, वहां पे उनके माध्यम से आपको मैं जरूर पहुंचवा दूंगा। और बहुत सी चीजें हैं, कड़ियां। अच्छा मनन साहब, आपका मन कैसे बदला? आपने तो पीड़िता के पिता को भी सलाह दी थी कि आप मेरे पास आ जाना। मैंने नहीं कहा था भाई मेरे पास आ जाना। आप ऐसे दूसरे के मुंह में ऐसी बातें डालते हो, मत कहो ऐसी बात मेरे साथ। आपने ये कहा कि मनन साहब बैठे हैं, जाने माने वकील है, आप इनसे कुछ पूछना। मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ, याददाश्त के खाते हैं हम, इसी के कमाते हैं और इसी का काम करते हैं हम कोर्टों में। वो पहले नहीं आई, आपने ये कहा था, और मुझे पता था कि आप मुझे क्रॉस करोगे इस बात पे। मैंने ये कहा था कि आपके साथ पूरा वकील समुदाय खड़ा मिलेगा, आप चिंता न करिए। तो आप तो आसाराम के साथ खड़े हो गए। कैसी बातें कर रहे हो आप? क्या आप हंस रहे हो? मैं नहीं हंस रहा हूँ सर, मैं बिल्कुल नहीं हंस रहा। क्या हो रहा है? यहाँ बाकी पैनल पे जो उस दिन आपके साथ बैठे थे वो हंस रहे हैं। नहीं, इनको भी हंसने तो कोई बात नहीं। अब जब इनको सच्चाई सामने लाने की हम कोशिश करेंगे,
ये मेरे साथ हंसेंगी, फिर आपके साथ नहीं हंसेंगे। तो मनन साहब एक 1-to-1 हो जाए, आशाराम जी कैसे बच सकते हैं इस पर? ऐसे मत करो अभी, अब अदालत का आप मैं जज नहीं, आप जज नहीं, आप प्रोसिक्यूटर नहीं, मैं डिफेंस काउंसिल नहीं, अब यही कचहरी लगाओगे क्या? नहीं, बिल्कुल कचहरी लगाने की हमारी मंशा नहीं। तो जोधपुर कब जा रहे हैं आप? मैं जोधपुर में ही हूँ आज। अच्छा, आप जोधपुर पहुंच चुके हैं? कल बहस है, बहस कर दी है, पुलिस रिमांड मांगा गया है, नहीं मिला है, अब वो जेल चले गए हैं। 2 चीजें हमने मांगी है, कोर्ट ने दे दी है। कल के लिए 11 बजे बेल लगी है और कल देखते हैं क्या होता है। हमारा काम बहस करना है। तो आपको नहीं लगता नए कानून के बाद मुश्किल होगा कानूनी तौर पर आशाराम को बचाना? मुश्किल आपको भी हो सकती है, मुझे भी हो सकती है, किसी को भी हो सकती है। सेक्सुअल असॉल्ट में वो शरद यादव जी की बातें याद आ रही हैं मुझे आज। पार्लियामेंट में जब कहा था ना उन्होंने कि किसी को बेर भी लगेंगे, आने वाला वक्त बताएगा। अच्छा ठीक है, लेकिन आप अभी मैं कुछ नहीं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, सच्चा है झूठा है अब अदालत फैसला करेगी ना। मनन साहब, आपने इसी शो के दौरान कहा था टुनाइट विद दीपक चौरसिया में कि पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी में बड़ी देर कर दी। आपको लगता है पुलिस ने देर करी उनकी गिरफ्तारी में? बिल्कुल करी है, गलतियां इधर से भी हुई हैं, गलतियां उधर से भी हुई हैं। और बोलो, आशाराम जी की तरफ से क्या क्या गलती हुई है? मैं क्यों बताऊं ये, अब मैं उनका लॉयर हूँ। मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूँ क्योंकि आप उनके लॉयर हैं, इसीलिए मेरे से मत पूछो, तो कोर्ट पूछेगी ना। चलिए मनन साहब, आप जोधपुर में हैं, एंजॉय कीजिए, बेल दिलवाइए जल्दी से, और हम फिर एक बार हमारा दिल्ली आपको आके। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रमोद कृष्णन जी, एक लीगल सहारा भी मिल गया आशाराम जी को। मनन साहब बड़े वकील हैं देश के। हाँ, देखिए दीपक जी, वकील का जहां तक सवाल है, मैं वकीलों पर नहीं जाता, क्योंकि वकील जो हैं वो प्रोफेशनल होते हैं और वकील सबको मिले हैं। जब इंदिरा गांधी असैसिनेशन हुआ था तो जिन्होंने मारी इंदिरा गांधी, उनके पक्ष में भी राम जेठमलानी खड़े थे, और जब कसाब के दुनिया के सामने कसाब ने गोलियां बरसा के निर्दोष लोगों की हत्या की, उनके पक्ष में भी वकील खड़े थे। वकील का कोई धर्म ईमान नहीं होता, परसेप्शन से उनका कोई मतलब नहीं होता, उनका मतलब होता है कानूनी लड़ाई से और फीस से। मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूं देश के सामने एक बहुत बड़ा धर्म संकट उत्पन्न हो गया है। मैं 2 बातें कहना चाहूंगा कि एक तो आशाराम बापू के ऊपर जो इल्जाम लगा है, देश की आधी से ज्यादा जनता ये नहीं जानती है कि हुआ क्या है, बलात्कार हुआ है या बलात्कार करने की कोशिश हुई है, ये किसी ने क्लैरिफाई नहीं किया। जोधपुर की पुलिस ने भी कई स्टेटमेंट बदले, तो ये देश की जनता अब जानना चाहती है, क्योंकि बापू अब जेल चले गए। दूसरी बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो बापू ने 10 दिन 15 दिन पहले जो आरोप में बापू फंसे हैं, उससे पहले भी बापू का विरोध होता रहा है। एक पक्ष है जो बापू के विरोध में था, एक पक्ष है जो बापू के पक्ष में था। तो बापू जेल चले जाओ या बापू को कोई भी आपकी अदालत दोषी भी सिद्ध कर दे, मैं तो मनन साहब की बात से हैरान हूं, क्योंकि उस रोज ये पैनल में आपके चैनल में थे जब बहस हो रही थी। तो बापू आज दोषी सिद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन ये आस्था का देश है, ये श्रद्धा का देश है, ये भावना का देश है। बापू के फॉलोअर कम नहीं होंगे दीपक जी। जेल से बापू जिस दिन रिहा होंगे, लाखों की तादाद में जो उनके भक्त हैं उनके साथ खड़े होंगे, और जो बापू के विरोध हैं वो बापू के खिलाफ खड़े होंगे। सवाल ये बहुत बड़ा है कि अब किसके, आप किधर खड़े होंगे, पक्ष में कि विरोध में? मैं तो बापू के पक्ष में था, लेकिन बलात्कारी बापू के पक्ष में नहीं खड़ा था और ना आज खड़ा हूं। ना आज खड़ा कानून और ना मैं खड़ा हूंगा। जो एफआईआर के कंटेंट के हिसाब से जो 376 लगी है वो बनती है कि नहीं बनती, वो बात तो अलग है, लेकिन आज की जो रिपोर्ट है जिसके बेसिस पे ऑफेंसेस बुक किए गए हैं, वो तो जो कंटेंट्स ऑफ द एफआईआर उसके बेसिस पे किए गए ना। अब 376 भी लगाया है, 506, 509, ठीक है, वो इतने सीरियस ऑफेंसेस नहीं है, लेकिन 376 का ऑफेंस अपने आप में लगना बहुत सीरियस ऑफेंस है, बहुत सीरियस बात है। और खासकर 376 तो बलात्कार होती है वकील साहब, ये तो क्लैरिफाई जोधपुर की पुलिस ने आज तक नहीं किया कि रेप हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ कि नहीं हुआ, दिस इज $1 मिलियन क्वेश्चन, रेप हुआ या नहीं हुआ। 376 में बुक तो किया गया ना, ये तो बुक करने से क्या होता है? रेप हुआ नहीं हुआ उसे सिद्ध कैसे करेंगे? आप बहस में सिद्ध कर सकते हैं, कोर्ट में कैसे सिद्ध करेंगे? देखिए मुझे दीपक एक बात लग रही है, राजस्थान की पुलिस, राजस्थान की सरकार, ये सब मिली भगत हुई, और ये 12-13 दिन मिली भगत से बापू को दिए गए थे। बिल्कुल मिली भगत से दिए गए थे। आरती मेहरा जी के पास जाऊंगा। आरती मेहरा जी, वैसे तो मैं दिग्विजय सिंह जी के बारे में सवाल कम पूछता हूं, लेकिन एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा। सुषमा स्वराज जी जो लोकसभा में मांग करती हैं कि बलात्कारी को फांसी दी जाए, जब आशाराम बापू से उन पे कुछ पूछा गया तो वो बिना बोले हाथ जोड़ के चली गई, ऐसा क्यों? ये डबल स्टैंडर्ड क्यों?
दीपक जी, मैं इस पे कोई अपनी बात नहीं रखना चाहूंगी। मेरे पार्टी की वो वरिष्ठ नेता हैं, उनकी सूझबूझ बहुत है, विपक्ष की वो नेता है, और लेकिन मेरी पार्टी का स्टैंड पहले दिन से बिल्कुल क्लियर रहा है और उसमें नरेंद्र मोदी जी ने तो राक्षस की संज्ञा तक उनको दी है। उमा भारती जी ने कहा था कि बापू निर्दोष हैं। बिहेवियर है और हाँ, उमा भारती जी ने कहा था कि बापू निर्दोष हैं। सबसे बड़ा ये कहना, कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि बापू एकदम दूध के दूल्हे हैं। उनकी व्यक्तिगत राय, इस देश के नेताओं को क्या हो गया दीपक जी? मैं सबसे बड़ी इसमें बात एक पार्टी के एक नेता कुछ कहते हैं, दूसरे दिन कुछ कहते हैं, सबसे बड़ी बात ये कहना चाहती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या हुआ था अशोक गहलोत को? अशोक गहलोत को क्या हुआ था? उन्होंने क्यों अरेस्ट नहीं किया? जब ऐसा संगीन जुर्म था और उसमें तुरंत, आप एक दिन पहले देख रहे थे बॉम्बे के वो 4 रेपिस्ट पकड़े गए, तो उस समय पे इमीडिएटली जब पकड़ा जाना चाहिए था तो 72 घंटे तक क्या करते रहे और 30 दिन तक समय क्यों दिया? एक दूसरे पे बात डालने से नहीं होगी। आज बात यह है, मेरा सबसे बड़ा फिर कहना है कि ये जो आस्था के जो संस्थाएं हैं वो उनका समाज में, हमारे भारत देश में बहुत महत्व है और सारे साधु, सारे धर्म गुरु, चाहे वो धर्म किसी भी धर्म हो, ईसाई धर्म हो और इस्लाम धर्म हो या हमारा हिंदू धर्म हो, सिख धर्म हो, सभी धर्म की आस्था बड़ी ऊंची है और ये आस्थाएं बरकरार रहनी चाहिए। ये इंस्टीट्यूशन खंडित नहीं होने चाहिए और अगर इन्हें खंडित कोई भी करता है जो पाखंडी है, धर्म के नाम पे पाखंड करता है, उसकी पूरी तरह से जांच भी होनी चाहिए और दंड भी मिलना चाहिए। ये स्टैंड शुरू से हमने रखा है और इसी पे ही आज भी स्टैंड कर रहे हैं। तो सुषमा स्वराज जी की क्या राय है? आपने बताई नहीं मुझे। उनकी राय है, उमा भारती जी की क्या राय है, कैलाश विजयवर्गीय की क्या राय है, ये तो बताएंगे आप। सुषमा स्वराज जी ने अपना ट्वीट करके, जब दिग्विजय सिंह ने कमेंट किया था, सुषमा स्वराज जी ने अपना बिल्कुल ट्वीट करके कहा कि लॉ को अपना पूरा का पूरा, कानून सबसे बड़ा इस देश में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सब एक बराबर है और कानून अपना न्याय खुद करेगा। ये बात उन्होंने ट्वीट करके, उनके ट्विटर को दीपक जी आप अभी भी खोल सकते हैं और उसको देख सकते हैं। अच्छा, तिवारी जी के पास चलते हैं। तिवारी जी, अब क्या कहेंगे बापू के डिफेंस में? सबसे बड़े वकील तो मिल गए उनको, मनन साहब, जिनसे आप झगड़ा कर रहे थे उस दिन की, क्या ऊट पटांग कानून की बातें बता रहे? हाँ दीपक जी, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यहाँ की स्टूडियो का कंफ्यूज है, आधा डिफेंस मैंने सुन नहीं सका, फिर भी जो मेनन साहब की बात यहाँ सुनाई दी है, मेनन साहब स्पष्ट बोलते हैं कि कानून अपना काम कर रहा है और निश्चित तौर से ये लोग FIR खारिज कराने की भी बात हो रही है कि एविडेंस मिला नहीं है जैसा मिलना चाहिए। हम उस विवाद में नहीं जाते हैं। मुझे दुख इस बात की है कि ये सुसंस्कृत राष्ट्र है, भारत के संतों का हमेशा आदर हुआ है, एक जिसके पास में एक इतना बड़ा नाम है उसको किसी ने आरोप लगा दिया, आरोप सत्यापित हुआ नहीं और नेता चैनल पे बैठ के राक्षस घोषित करने लगे। अब ये बताइए, किसी ने, अभी आप देखे होंगे कि 25 तारीख को क्या हुआ था, महात्माओं का झोंटा पकड़ में जेल में डाल रहे हैं। ये सेकुलर देश घोषित करने का जो लोग पाप कर रहे हैं उनका क्या? देश किस दिशा में जा रहा है वहां ध्यान जा नहीं रहा है। अरे आशाराम किस दिशा में जा रहे हैं वहां तो ध्यान जा रहा है ना। तिवारी जी, आशाराम किस दिशा में जा रहे हैं वहां तो ध्यान जा रहा है ना। दीपक जी, आप बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, मैं बहुत दिन से आपको जानता हूं, लेकिन जो ये परोस रहे हैं आप लोग, ये हमारी भावी पीढ़ी पर क्या होगा? ये ऐसे ही इस देश का नाम, इस देश की संस्कृति है कि प्रातः काल उठे रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावई माता। अब आप ऐसे ही डायरेक्ट किसी को राक्षस घोषित कर रहे हैं, मतलब भारतीय संस्कृति मिट जाए। और जो आशाराम ने जो किया उससे भारतीय संस्कृति आगे बढ़ गई क्या? टीवी के माध्यम से परोस। तिवारी जी, आशाराम ने जो किया उससे भारतीय संस्कृति आगे बढ़ गई क्या?
ठीक, आसाराम विदेशों में पहचान दिला दी उन्होंने संस्कृति की। लमसम कम से कम दारू का नशा लोग छोड़ दिया। आप पॉजिटिव विद दिखाइए श्रीमान जी, मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं। जो लोग आज टीवी चैनल पर बैठ के भाषण दे रहे हैं, इनको कितने लोग जानते हैं? आज जिसके अकेले व्यक्ति के 4 करोड़ फॉलोवर हों और समझो एलिगेशन लग गया, किसी का है नहीं। भारत के संविधान पर इस देश में रहना है तो आस्था रखना ही पड़ेगा। देश ने अपना कानून किया, अभी केस सत्यापित हुआ नहीं, अभी वकील का बयान आ रहा है कि वो निर्दोष कल छूट जाएंगे, या तो इनके पास में ऐसा एविडेंस लगा कि केस खारिज करने का भी दावा हो रहा है। अब टीवी पे जो आपने लोगों के दिल को तोड़ा है, उस पाप को कौन धोएगा? जो आपने लोगों के दिल को तोड़ा है, उस पाप को कौन धोएगा? आपका टूट गया क्या दिल? कहना है आपका दिल टूट गया तिवारी जी? मेरा बिल्कुल नहीं, क्योंकि है ही नहीं, पत्थर है। घरे अंत न हो निबाहू काल नेम जी मिरामन राहू। ये तो बनावटी भैंस बनाने जो लोग षड्यंत्र रचे हैं, कल इनका पोल खुलेगा तो ये कैसे रहेंगे, कहां मुंह दिखाएंगे? मुझे तो वो चिंता है। अच्छा, और हम लोगों को विश्वास है, आज नहीं तो कल अदालत का निर्णय आएगा, उसका सम्मान करना पड़ेगा। ज्योतिर्मय जी। हाँ दीपक जी, मैं संत के बारे में मैं कहना चाह रहा था कि आपको ध्यान होगा 2005 के में जयेंद्र सरस्वती को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उस समय कोई ऐसी धारा नहीं निकली, मतलब वेव नहीं थी कि उनके समर्थन में लोग खड़े होते। फिर भी उनके खिलाफ लगाए गए आरोप वापस लेना पड़े और उसमें आसाराम बापू ने भी धरना दिया था। आज आसाराम बापू के जो आरोप लगे हैं वो क्यों नहीं गलत साबित हो रहे हैं? क्यों लोग उन पर भरोसा कर रहे हैं? और उनके साथ जो इतने समर्थन में हजारों लाखों लोग हैं, वो क्यों नहीं उस चीज को डिनाई कर पाते हैं कि संत का स्वरूप क्या होता है और कानून का स्वरूप क्या होता है? बिल्कुल, संत का स्वरूप क्या होता है? क्या होता है संत का स्वरूप तिवारी? साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ स्वभाव, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। विषय ये है कि श्रीमान जी सम्मानित व्यक्ति हैं, मैं तो नाम नहीं देख पाया क्योंकि स्टूडियो में जरा दृष्टि साफ नहीं है। कहने का मतलब अदालत पर तो आप विश्वास रखिए। जो केस अभी वहां गया है, इस देश में बहुत सारे धर्म गुरुओं ने तिवारी जी यहाँ हम सब लोग आपकी रामचरितमानस सुनने को नहीं बैठे हैं। तिवारी जी सुनना भी सीखो, सुनना सीखो। घोषित कर तिवारी जी तोते की तरह मत बोलो। यहाँ हम सब लोग आपका रामचरितमानस का पाठ सुनने को नहीं आए हैं, हमारी भी बात सुनिए। क्या आपको लगता है कि उस लड़की ने, जिसकी उम्र 18 साल नहीं थी, क्या कोई साजिश की? सीधी बात करिए। आपके षड्यंत्र की बू आ गई। नहीं, तिवारी जी ने भी आरोप लगाया है, कृपया उनको भी तो कैसे आइटम बुलाते हैं? जिनके मन में शंका है, कल तो किसी के ऊपर एलिगेशन लगता है। तिवारी जी, भारत की न्याय व्यवस्था, तिवारी जी थोड़ा सुनने की जहमत का। कितने नेता, कोई राक्षस बोल रहा है, कोई अरे भाई बोल रहा है, कोई वन वे है वो। नहीं, तिवारी जी का फोन कट गया, वो आपकी बात सुनते, लेकिन उस पर केस नहीं तो बनता है क्या? कट गया तो हमारी गर्दन क्यों काट रहे हैं? कराने चाहते हमारा हो, वक्त क्यों काट रहे लोगों की भावना भड़काने चाहते हो? तो कहने का तात्पर्य हुआ सबको संयम बरतना चाहिए, अदालत का सम्मान करना चाहिए। अदालत का निर्णय आएगा तो उसको सबको मान्य करना। तिवारी जी, अदालत बापू को हो सकता है बरी कर दे सबूतों के अभाव में, अदालत हो सकता है कि बापू को सजा दे दे, पर सवाल इस बात का है कि जो लाखों लोग संतों के प्रति नमन और श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, संतों के आश्रमों में अपनी बीवियों को, बच्चों को, बहनों को, बेटियों को जिस विश्वास के साथ भेजते थे, उनका उस विश्वास का खून हुआ है। बापू छूट जाएंगे या बापू नहीं छूटेंगे? बापू के इतने भक्त हैं, हम बापू की उस काबिलियत पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं। लेकिन तिवारी जी, आप सीधा सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, क्या उस 18 साल की कम उम्र की बच्ची ने कोई साजिश की? आखिर बलात्कार अगर नहीं हुआ तो कुछ तो हुआ होगा। संत को गलत दृष्टि डालना भी पाप है। सवाल आस्था और श्रद्धा का है। बात यह है, देखिए मेरा आवाज ही काट दे रहे हैं हमको, तो इसमें भी षड्यंत्र आ रहा है। षड्यंत्र आपके साथ? नहीं, आवाज ही नहीं आ रहा, कट जा रहा है। इंडिया न्यूज पे षड्यंत्र नहीं होगा, ये टेलीफोन कंपनी वालों की गड़बड़ है। हम तो सुन रहे हैं आपको, हम सुन रहे हैं आपको, बिल्कुल सारा देश आप ही को सुन रहा है।
अभी वो धर्म गुरु महाराज का, जो धर्म गुरु जी का व्याख्यान आ रहा था, मैं उनका सम्मान करता हूं। मेरे कहने का, मैं किसी से उदंडता नहीं करना चाहता हूं। कहने का मतलब यह हुआ गुरु महाराज कि आरोप लगाना इस समय एक, वो बोलेंगे तो एक परंपरा हो गई। मैं उस लड़की का कहता हूं, मैं उसको ये नहीं कहता हूं गलत किया, उसने, उसको पीड़ित थी। इस देश में न्याय व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, वहां पर जाएंगे। अगर दोषी हैं तो उनको दंड मिलेगा। तिवारी जी, नहीं तिवारी जी, तिवारी जी, थोड़ा निवेदन, आपको थोड़ा मालूम है इंसानियत आपके देश में। तिवारी जी, तो आप भी बाप हैं, आप भी भाई हैं, किसी के बेटी के बाप भी होंगे, किसी बहन के भाई होंगे, किसी माँ के पुत्र होंगे। तिवारी, सवाल इस बात का है, जो बहुत बारीक सवाल है, कि करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी रहती है संतों में, इसमें कोई शक नहीं, और संत आज भी ऐसे हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, आपका दिल क्या कहता है? क्या उस लड़की ने कोई साजिश की है? आप सीधे बात करिए, आप अगर सीधे अच्छा, इनसे हाँ या नहीं में जवाब लेते हैं। मेरे पास 30 सेकंड है। तिवारी जी बताइए, क्या बच्ची ने कोई साजिश की है? देखिए, इस देश में षड्यंत्रकारी भारतीय संस्कृति जय हो, नमन हो करने आपको के लिए सदियों से नमन हो आपको तिवारी जी। मेरा अजमंजस, मेरी स्थिति ये है कि न्याय व्यवस्था में विषय गया है, न्याय का परिणाम आने दीजिए, फिर चलिए ठीक है। मुझे यही रिमांड तो कोर्ट ने ही दिया है ना। मुझे इस बहस को यही खत्म करना पड़ेगा। लेकिन आप भी इस बात को बहुत अच्छी तरह सोच सकते हैं। साजिश की बात चिल्ला रहे हैं बापू, क्या कोई 18 साल से कम उम्र की बच्ची भी किसी के खिलाफ कोई साजिश कर सकती है या नहीं? 18 साल से कम बोला मैंने, 16 साल की। बड़ी बहस में आज इतना ही। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। दीपक जी।